केमिस्ट्री के यूनिट्स फिजिक्स में भी काम है। ठीक है, तो आपके लिए ये सभी डिराइव्ड यूनिट्स थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड 5 अदर डिराइव्ड यूनिट। 5 अदर डिराइव्ड यूनिट निकालेंगे और उसके इस प्रकार का प्रेजेंटेशन करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन हो, ये यूनिट्स के बारे में था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन some important terms and definitions. इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन देखेंगे। हम देख रहे हैं यहां पे एटम क्या होता है वो पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम की डेफिनेशन सबको मालूम है, द स्मॉलेस्ट indivisible particles, smallest indivisible particles of an element called as atom. एटम की जो डेफिनेशन है बेसिक वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल है, इनविजिबल भी है। इनविजिबल है, इंडिविजिबल है, लेकिन अभी ये डेफिनेशन मॉडिफाइड हो गया। अभी इंडिविजिबल पहले बोला करते थे, अभी वो डिविजिबल हो गया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन। तो स्मॉलेस्ट है, इनविजिबल है, इंडिविजिबल है, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। इट डज नॉट हैव इट्स ओन फ्री एग्जिस्टेंस, उसका नॉन एग्जिस्टेंस या फ्री एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करता करके बोला गया है। उसके बाद एटम्स कंबाइंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, when 2 or more atoms combines, 2 or more similar or different, 2 or more similar or different atoms combines to give rise to the molecule, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है ये, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन किसका, एलिमेंट का। लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। लेकिन एलिमेंट का, एलिमेंट बोले तो ओनली आयरन, आयरन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट। लेकिन सब्सटेंस बोले तो सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है या दूसरा कोई सब्सटेंस हो सकता है। तो दूसरा सब्सटेंस में हो सकता है कि अपन ने वाटर, एक सब्सटेंस है लेकिन वाटर एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है, वो H2O है। H2O क्या होगा, कंपाउंड हो गया, लेकिन उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए H2O मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करे, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। फिर उसमें आयंस क्या होते हैं वो भी समझेंगे थोड़ा सा। आयंस क्या होते हैं वो समझेंगे हम लोग। आपको मालूम है एनी एटॉमिक स्पीसीज और मॉलिक्यूलर स्पीसीज, किसी एटॉमिक स्पीसीज को और मॉलिक्यूलर स्पीसीज को हम लोग मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर निकालते हैं, उसको एक चार्ज लगा देते हैं, कहने का मतलब। जैसे कि Na है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बन गया वो Na+, तो ये हो गया हमारे लिए आयंस। Cl एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया Cl-, तो ये हो गया हमारे लिए आयंस। तो ये एटॉमिक स्पीसीज है लेकिन उसके ऊपर चार्ज है। तो एनी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैविंग चार्ज कॉल्ड एज आयंस। अभी वो दो प्रकार के होंगे, कुछ कैटायंस कुछ एनायंस। तो ये सभी पार्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। अभी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक सिंबल होता है। तो एटम को रिप्रेजेंट करना मतलब एलिमेंट को, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए H, तो एक सिंबल है। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिंबल्स होते हैं। तो फिर इसलिए इसको एलिमेंट का सिंबल बोलेंगे और इसका मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला। वाटर के लिए अपन रिप्रेजेंट करेंगे H2O, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला।
इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। अब ये एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, अब ये मैटर के टाइप है कहीं ना कहीं। तो मैटर की हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी है? व्हाट इज द मीन ऑफ मैटर? हाउ वी डिफाइन द मैटर? द एनीथिंग हैविंग मास and has a require space, occupy the space। हमने मैटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर वो चीज है, मैटर क्या है? जिसको मास होता हो और which occupies the space, जिसको जगह लगती हो, उसको अपन मैटर बोलते हैं। अगर ये मैटर से पूरे, तो इनको मास है, तो फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास याद रखने हैं। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या है पहले वो देख लेंगे। यहां पे एक्चुअली क्या होता था बिफोर, उस जमाने में हमारे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं था एटॉमिक मास गिनने के लिए, मॉलिक्यूलर मास गिनने के लिए, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। इतने छोटे हैं कि ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर प्रूव टू बी वेरी वेरी लार्ज। ग्राम्स और किलोग्राम्स बहुत बड़े यूनिट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स गिनने के लिए। एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, तो उनको फिर कैसे गिनेंगे? तो उस वक्त एक यूनिट डिसाइड किया था, AMU। क्या डिसाइड किया था? AMU। ये नंबर 1, नंबर 2, इसको नंबर 3 में याद रखिए आप। नंबर 4 ये सब नोट कीजिए आप अपने पास, नोट करते जाना। ये सब काम की चीजें छोटी मोटी है, लेकिन ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो फिर बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो देखेंगे आप AMU, दैट इज नथिंग बट, लिखते हो कैसा लिखेंगे? AMU, अमू। प्यार से अमू आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? तो 1 AMU is equals to 1/12 weight of कार्बन 12 एटम। देखो डेफिनेशन समझने को थोड़ी सी आपको दिक्कतें जा सकती है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्या बोला है? 1 AMU is defined as, ये फॉर्मूला भी है और ये डेफिनेशन भी है। 1 AMU is defined as 1/12 weight of कार्बन 12 एटम। एक्चुअली क्या है, हमें उस जमाने में हमारे पास कुछ भी ऐसे मेजरमेंट्स नहीं थे, और 1 AMU इतना छोटा डेफिनेशन है, छोटा यूनिट है, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसा डिसाइड करेंगे? यूनिट है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि ग्राम्स और किलोग्राम्स बहुत बड़े हैं, तो फिर हमने क्या सोचा उस वक्त कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, उस वक्त बहुत ही कम एलिमेंट्स, उस जमाने में भी बहुत सारे एलिमेंट थे, आज भी है, उस वक्त मालूम नहीं थे, अभी मालूम है, लेकिन हमें जितना मालूम थे वो बहुत कम थे। तो उन जितने एलिमेंट्स हमें मालूम है, उसमें से जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट बोले तो हल्का छोटा, तो वो था हाइड्रोजन। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हाइड्रोजन का जो वेट रहेगा, एक एटम हाइड्रोजन का जो वेट रहेगा, उसको 1 AMU समझेंगे। लाइटेस्ट एलिमेंट का जो वेट है उसी को 1 AMU समझेंगे, और फिर उसको कंपेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ। बाकी लोगों के साथ बोले तो समझिए कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वेट लेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन को, तो पता चला ऑक्सीजन इससे 16 टाइम्स हेवियर है, ऑक्सीजन का 16 गुना ज्यादा है इससे, हाइड्रोजन से, तो वो 16 AMU हो गया फिर, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 AMU समझा, इससे वो 16 गुना हेवी है, तो क्या हो गया? 16 AMU। सल्फर 32 टाइम्स हेवी है, तो 32 AMU, ठीक है। सोडियम 23 गुना हेवी है, तो 23 AMU, 23 AMU, ऐसा। लेकिन हाइड्रोजन का वेट को ही 1 AMU समझना है, लेकिन देयर वेर डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हैंडल करने में उस वक्त काफी दिक्कतें थी। उसका रीजन ये है कि एक तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है,
दूसरी चीज ये है कि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, इट कैचेस अ फायर एट आरटी। आरटी बोले तो रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे गैस भड़कता है, आग लगा देता है। तो अपने को लेबोरेटरी में तो कोई आग लगानी नहीं है, तो फिर कैसा करेंगे? तो फिर इन लोगों ने सोचा कि हाइड्रोजन को हैंडलिंग में काफी दिक्कत है यार, ये बहुत ही डेंजर बंदा है हाइड्रोजन, तो कैसा करेंगे? तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा शरीफ बंदा चाहिए हमको जो एकदम जेंटल हो। तो फिर उनको कार्बन दिखा, उन्होंने फिर कार्बन को लिया, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम था, कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम्स हेवियर था। हमको हाइड्रोजन का ही मास लेना है 1 AMU, लेकिन कार्बन क्या था? 12 टाइम्स हेवियर था। किससे? हाइड्रोजन से। तो फिर वो 12 AMU हो गया। कार्बन कितना हो गया? 12 AMU। तो उसका अगर 12वां हिस्सा लेंगे तो दोबारा 1 AMU हो जाएगा। तो पूरा कार्बन नहीं लेना है, उसका 1/12 लेना है। इसलिए 1 AMU इज डिफाइंड एज अ 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये 12 क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स है। मैंने आइसोटोप पढ़ाए थे बेसिक में, बता दूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स है। इसलिए यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं क्योंकि वही स्टेबल आइसोटोप्स है। इस डेफिनेशन से रिलेटेड फिर हमने एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट को डिसाइड किया। तो फिर इसीलिए एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास निकालेंगे। किसी का भी एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? एवरेज वेट या एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट लेते हैं, उसके 1 एटम का एवरेज मास लेते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं, उसका एवरेज मास लेते हैं और डिवाइडेड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU से डिवाइड करते हैं उसको, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना। कंपैरिजन में क्या करते हैं? एटॉमिक मास निकालना है। समझो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का वेट कितना, वो यहां ले लेंगे और फिर ये वेट इस वेट से 1 AMU से कितना ज्यादा हेवी है। तो जब कंपैरिजन करते हैं तब क्या करते हैं? डिवीजन, है कि नहीं? कंपैरिजन में क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। सपोज किसी के पास 10 रुपए है, अब मेरे पास है 2 रुपीज, तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 5 टाइम्स ज्यादा है पैसे। दैट बंदा हैज अ 5 टाइम्स मोर रुपीज एज कंपेयर टू मी या माई रुपीज। तो ये डिवीजन से आता है। तो डिवीजन बोले तो कंपैरिजन, ध्यान में रहे, हमें जरूरत पड़ती है सब चीजों की, ठीक है। तो एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज रेशियो। डिवीजन बोले तो क्या होता है? रेशियो। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रेशियो बोले तो डिवीजन ऑफ एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। ऐसा ही मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। अभी एटॉमिक मास कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने ताकि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है इसके साथ, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते वो भी याद रखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है ये वाला, वो भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखेंगे। सपोज वह एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है अपना, कोई भी एलिमेंट E है, उसके 2 आइसोटोप्स है, आइसोटोप A और आइसोटोप B, ठीक है। तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। देखिए, परसेंटेज एबंडेंस या फिर हम लेंगे मास ऑफ A, या उसको समझिए मास नंबर ऑफ A इनटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ A। समझाता हूं मैं इस फॉर्मूले, ऐसा प्लस मास या मास नंबर ले लेंगे, तो D1 रहता प्रॉब्लम में, हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे ऐसे।
मास नंबर ऑफ बी इंटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी, ये परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करना है 100, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ये क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास, इस प्रकार से निकालते हैं। अब यहां पे ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स क्या है, वेयर एम ए मास नंबर क्या रहेगा, मास नंबर या फिर मास भी गिवन हो सकता है, उसको पर मास ले लेंगे, मास ऑफ, ये दिया रहेगा, ठीक है, मास ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोपिक मास बोलेंगे इसको, आइसोटोपिक मास ऑफ ए आइसोटोप्स। सिमिलरली एम ऑफ बी आइसोटोपिक मास ऑफ बी रखें। ये परसेंटेज एबंडेंस बोले तो, परसेंटेज एबंडेंस बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट आइसोटोप्स इन नेचर, क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ए आइसोटोप्स इन नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ बी आइसोटोप्स इन नेचर। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, किसी के 2 हो सकते, किसी के 3 हो सकते हैं, तो कार्बन 12 के एबंडेंस ज्यादा है, कार्बन 12 ज्यादा है नेचर में क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा है। कार्बन 13 14 बहुत कम है, तो फिर वो उसका एबंडेंस हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी हो गई, तो उसको फिर इस प्रकार से उसका मास उसी का एबंडेंस मल्टीप्लाई, उसका मास उसी का, फिर प्लस कर देते हैं। अभी परसेंटेज निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, क्या निकालना है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज लिए इसलिए डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू ले लिए थे, एबंडेंस इन फ्रैक्शन, तो फिर डिवाइडेड बाय 1 होता है, 1 लिखते ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप नोट करें, और इसमें कुछ डाउट्स है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना वीडियो काफी है, इतने टॉपिक्स काफी है। हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग, डाल्टन्स थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे हम, दीज आर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एकदम मोल कंसेप्ट को स्टार्ट कर देंगे, तब उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।